लास्ट टाइम हमने बात की थी एक कर्व के कर्वेचर को फाइंड आउट करने की। हमने कहा यह था कि अगर आपके पास एक कर्व है और वो यूनिट स्पीड कर्व है तो फिर उसके कर्वेचर की डेफिनेशन या कह लें कर्वेचर का फार्मूला वो था गैमा का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी और इसका मैग्नीट्यूड। ये हमने डेफिनेशन की। फिर हमने कहा था क्योंकि यूनिट स्पीड हमेशा फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल हो जाता है कुछ कर्व्स के लिए, तो क्या हम कर्वेचर मालूम कर सकेंगे ऐसी कर्व का जो यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन नहीं है। तो हमने उसके लिए फार्मूला ड्राइव किया था। हमने कहा था अगर गैमा ऑफ टी रेगुलर कर्व है, रेगुलर कर्व का मतलब ये था कि जिसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी जो है वो नॉन ज़ीरो है। तो ऐसी सूरत में हमने इसके कर्वेचर का फार्मूला ड्राइव किया था और वो था गैमा का डबल डेरिवेटिव क्रॉस प्रोडक्ट गैमा का फर्स्ट डेरिवेटिव इसका मैग्नीट्यूड ओवर गैमा के फर्स्ट डेरिवेटिव के मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था। आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं, गो के उनको पहले भी डील किया था, लेकिन पहले हमने उनकी यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन के साथ किया था। आज हम उनको डील करते हैं किसी भी रेगुलर पैरामीटराइजेशन के साथ। सबसे पहले एग्जांपल करने लगे हैं, कर्वेचर फाइंड आउट करना है सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर A0 B0 हो और जिसका रेडियस R हो। सबसे पहला काम तो हमें इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। पैरामीट्रिक इक्वेशंस लास्ट टाइम भी हमने इसकी लिखी थी, लेकिन यूनिट स्पीड लिखी थी। आज हमें यूनिट स्पीड को केयर करने की ज़रूरत नहीं है। हमें मालूम है कि जो सर्कल है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में विद सेंटर अगर A0 और B0 है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में उसकी इक्वेशन होगी x माइनस A0 का स्क्वायर प्लस y माइनस B0 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या बनेंगी? पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है इस कर्व की वो बनेगी x की जगह अगर हम लिखें A0 प्लस R cos t और y की जगह अगर हम लिखें B0 प्लस R sin t, जहाँ पे t कोई सा भी रियल नंबर है या पैरामीट्रिक इक्वेशंस में चूँकि इंटरवल की फॉर्म में लिखना होता है तो हम इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख सकते हैं। गो कि आप इसकी डोमेन को कम भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इस इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो गई। अब हमें कर्वेचर फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव उसका नाम, सेकंड डेरिवेटिव और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव से क्रॉस प्रोडक्ट और उसका नाम कैलकुलेट करने हैं और उस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। गैमा डॉट टी, A0 का डेरिवेटिव 0, R कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, B0 का डेरिवेटिव 0 प्लस R कांस्टेंट है और साइन का डेरिवेटिव cos t। यहीं पर इसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर टी प्लस आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर टी और इसका स्क्वेयर रूट। आर स्क्वेयर कॉमन आएगा, कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर ब्रैकेट में रह गया और कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, 1 के, और आर स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गए, आर आ गया। कुछ लोग हो सकता है सोचें यहाँ आर का मॉडुलस डाल दिया जाए, सर्कल का रेडियस चूँकि हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन हम पहले ही आर को क्वेश्चन में रेडियस कह चुके हैं। जब रेडियस कह चुके हैं तो कंफर्म है कि ये पॉजिटिव ही है, यहाँ मॉडुलस डालने की ज़रूरत नहीं है। गैमा डॉट का एक और डेरिवेटिव लेते हैं। गैमा डॉट है माइनस आर साइन टी और आर कॉस टी, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव जब हम विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे? गैमा डबल डॉट टी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में माइनस आर कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कॉस टी, सेकंड कोऑर्डिनेट में आर कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव
माइनस साइन टी, ये डेरिवेटिव आ गया। डबल डॉट, फार्मूले के मुताबिक हमने डबल डॉट और डॉट का लेना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। गैमा डबल डॉट टी और गैमा डॉट टी का क्रॉस प्रोडक्ट, अगर आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को लेते हुए आर्डर चेंज भी कर लें तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमने फार्मूले में इसकी मैग्नीट्यूड यूज़ करनी है और वो सेम ही रहेगी। सिंपल डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला क्रॉस प्रोडक्ट हल करने के लिए आई, जे और के, गैमा डबल डॉट के कंपोनेंट्स, गैमा डबल डॉट के कंपोनेंट्स माइनस आर कॉस टी माइनस आर साइन टी और के कंपोनेंट ज़ीरो। आई और जे कंपोनेंट हैं, के कंपोनेंट नहीं है। और गैमा डॉट हमारे पास उसके कंपोनेंट्स माइनस आर साइन टी और आर कॉस टी, आई और जे और के कंपोनेंट ज़ीरो। इसको सिंप्लीफाई करते हैं डिटर्मिनेंट को, आपको सॉल्व करना आता है। सिर्फ के कंपोनेंट के साथ वैल्यू आएगी और उसके साथ वैल्यू आएगी इन दो का प्रोडक्ट, माइनस आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर टी, फिर माइनस फार्मूले का इन दोनों का प्रोडक्ट आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर टी, के यूनिट और माइनस आर स्क्वेयर कॉमन ले लें, कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर, और कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर किसके इक्वल 1 के, तो हमारे पास ये आ गया माइनस आर स्क्वेयर और के यूनिट, ये आ गया हमारे पास गैमा डबल डॉट क्रॉस गैमा डॉट। इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लेते हैं। गैमा डबल डॉट टी क्रॉस गैमा डॉट टी का मैग्नीट्यूड या नॉर्म कितना बनेगा, आर पावर 4 का स्क्वायर रूट यानी आर स्क्वायर। और फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। कर्वेचर का फार्मूला गैमा डबल डॉट क्रॉस गैमा डॉट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय गैमा डॉट के मैग्नीट्यूड का क्यूब। न्यूमरेटर वाला आंसर हमारे पास आर स्क्वायर आया है और डिनोमिनेटर में गैमा डॉट हमारे पास आर आया था, यहाँ पुट कर लेते हैं आर का क्यूब, आर स्क्वायर ओवर आर क्यूब, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और कर्वेचर का आंसर आ गया 1 ओवर आर। और हमने इसको पहले भी डिस्कस कर लिया था कि सर्कल का कर्वेचर जो है वो कांस्टेंट है और रेसिप्रोकल है रेडियस के। रेडियस कम हो जाए तो कर्वेचर ज़्यादा हो जाता है, रेडियस ज़्यादा हो जाए तो कर्वेचर कम हो जाता है। कुछ और एग्जांपल्स भी करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल करने लगे हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड कर्वेचर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर मालूम करना है। पहले भी मालूम किया था, हमें मालूम है 0 आता है, लेकिन लास्ट टाइम जब मालूम किया था तो कर्व यूनिट पैरामीटराइजेशन ली थी। आज नहीं लेंगे, बगैर यूनिट पैरामीटराइजेशन के करेंगे। कर्व स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट ए में से पास कर रही है। ब्रैकेट में स्मॉल ए का मतलब है ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और लाइन पैरेलल टू वेक्टर सी है। इस लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखते हैं और फिर उसका कर्वेचर फाइंड आउट करते हैं। इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन से हम वाकिफ़ हैं। अगर हम इसको गैमा ऑफ टी कहते हैं तो पॉइंट ए में से पास कर रही है उसका वेक्टर प्लस टी टाइम्स जिस वेक्टर के पैरेलल है सी टी, जहाँ पे टी जो है वो -∞ से इन्फिनिटी यानी कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। हमें मालूम करना है कर्वेचर। कर्वेचर के लिए मुझे इसका मालूम करना है फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। अब आप इसको इसी फॉर्म में लिखा रहने दें और डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लें, या आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, यानी गैमा ऑफ टी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जी कोऑर्डिनेट, या इसी फॉर्म में डेरिवेटिव्स ले लें। फ़िलहाल मैं इसी फॉर्म में डेरिवेटिव ले रहा हूँ, आसान काम है। अगर मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ऐसी सूरत में मुझे अज्यूम करना पड़ेगा ए को भी इसी फॉर्म में कि ए फॉर एग्ज़ाम्पल A1, A2 और A3 है, और सी को भी इसी फॉर्म में
कि से C जो है वो C1, C2 और C3 है। वेक्टर लिखते हुए मैं पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करूं या स्क्वायर ब्रैकेट्स का, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको कंफर्म होना चाहिए कि किस वक्त हम पॉइंट की बात कर रहे हैं और किस वक्त वेक्टर की बात कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इसे इस फॉर्म में चेंज ही नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट इसी के डेरिवेटिव ले रहा हूं और फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। गैमा डॉट टी, a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, c कांस्टेंट एज इट इज़ और t का 1, तो c आ गया। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करें तो वो वेक्टर c का मैग्नीट्यूड आ गया, जिसे आप सिंपली बगैर वेक्टर के c लिख सकते हैं। इसको एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट कर लें। फार्मूला आपको याद है, उसमें दो डेरिवेटिव्स की ज़रूरत है। गैमा का डबल डॉट विद रिस्पेक्ट टू t, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। फार्मूले में हमें अब मालूम करना है गैमा डॉट t और गैमा t का क्रॉस। चूँकि ये 0 है, 0 का c के साथ क्रॉस 0 आ गया। फार्मूले के लिए हमें मालूम करना है इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 0 हो गया। और कर्वेचर के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। क्या है कर्वेचर का फार्मूला, गैमा डबल डॉट टी क्रॉस गैमा डॉट टी का मैग्नीट्यूड ओवर गैमा डॉट टी के मैग्नीट्यूड का क्यूब। और न्यूमरेटर वाला आंसर 0 आया है, डिनोमिनेटर वाला c, 0 ओवर c, यानी कर्वेचर कितना आ गया, 0। स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर 0 है। पहले भी हमने मालूम किया था, पहले यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन बनाई थी, इस दफ़ा हमने गैमा बना ली है। बिल्कुल चेक नहीं किया कि ये यूनिट स्पीड है या नहीं है, और इस फार्मूले की मदद से हमने कैलकुलेट कर लिया है। अगर कंफर्म हो कि किसी कर्व की पैरामीटराइजेशन यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन है, तो फिर आपको जो है इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। फिर आप सिंपली क्या करें कि जो आपके पास गैमा डॉट टी आया है उसका डबल डेरिवेटिव गैमा डबल डॉट टी मालूम करके मैग्नीट्यूड मालूम कर ले, कर्वेचर निकल आएगा। क्योंकि हमने कर्वेचर के लिए फार्मूला लिखा था, बेसिक डेफिनेशन, कि गैमा डबल डॉट टी का नॉर्म, ये कर्वेचर हमने डिफ़ाइन किया था, लेकिन इस कंडीशन के साथ कि गैमा यूनिट स्पीड हो, और यूनिट स्पीड ना हो तो फिर ये फार्मूला। एक और एग्जांपल करते हैं। एक और एग्जांपल है, कर्व एलिप्स है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें ए और बी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि दोनों पॉजिटिव हैं और ए बड़ा नंबर है बी के मुकाबले में। हमें इसका कर्वेचर मालूम करना है। ना सिर्फ कर्वेचर मालूम करना है, इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट्स भी मालूम करने हैं जहाँ पर कर्वेचर की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। कर्वेचर मालूम करना है, कर्व के वो पॉइंट्स मालूम करने हैं जहाँ कर्वेचर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखेंगे। क्या हैं, याद हैं, लिख सकते हैं। x और y की ऐसी वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अगर मैं x को a cos t ले लूँ और y को b sin t ले लूँ तो ठीक है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये इसकी पैरामीटराइजेशन हो गई। यूनिट स्पीड है या नहीं, इसके बारे में केयर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। t कहाँ से होगा, डोमेन हम -∞ टू इन्फिनिटी ले सकते हैं। इसको शॉर्ट भी किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम कर्वेचर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ वाले पॉइंट्स मालूम करना चाहते हैं। कर्वेचर मालूम करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। पैरामीटर t है, t के रिस्पेक्ट से, और इस डेरिवेटिव को डॉट से डिनोट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव गैमा डॉट t, a कांस्टेंट, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t, सेकंड कोऑर्डिनेट में b कांस्टेंट और साइन का डेरिवेटिव cos t। इसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पेश आएगी। यहीं पर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। गैमा डॉट टी का मैग्नीट्यूड या नॉर्म वो आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी और इस सारे का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास नॉर्म आ गया।
इसको एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डिफरेंशिएट किया जी इसको विद रिस्पेक्ट टू टी, गैमा डबल डॉट टी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में -a कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव cos t, सेकंड में b कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t, और हमें इस गैमा डबल डॉट टी का गैमा डॉट टी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना है फार्मूले के अकॉर्डिंगली। गैमा डबल डॉट टी का क्रॉस प्रोडक्ट विद गैमा डॉट टी। डिटर्मिनेंट वाला मेथड आपको याद ही है, आई जे और के, गैमा डबल डॉट के कंपोनेंट्स, आई कंपोनेंट -a cos t, जे कंपोनेंट -b sin t और k कंपोनेंट 0। गैमा डॉट के कंपोनेंट्स -a sin t और b cos t और 0। डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है आसानी के साथ, इसके साथ बस k कंपोनेंट आएगा और k साथ आएंगे इन दो का प्रोडक्ट -ab cos स्क्वायर t माइनस फार्मूले का इन दो का प्रोडक्ट ab sin स्क्वायर t। -ab बीच में से कॉमन ले लें, cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमें मालूम है 1 होता है, तो -ab k ये आ गया गैमा डबल डॉट t क्रॉस गैमा डॉट t। हमें मालूम करना है अब इसका मैग्नीट्यूड या नॉर्म। आसानी से इसका i कंपोनेंट 0 का स्क्वायर, j कंपोनेंट 0 का स्क्वायर, k कंपोनेंट -ab का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, -ab का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और ये ab आ गया। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। हो सकता है आप सोचें कि इसके साथ मॉडुलस डाल दिया जाए ताकि कंफर्म हो जाए कि ये पॉजिटिव है। मॉडुलस डालने की इस वक्त तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गिवन क्या है कि a और b दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही है। कर्वेचर का फार्मूला लिखते हैं। कर्वेचर का फार्मूला गैमा डबल डॉट टी क्रॉस गैमा डॉट टी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय गैमा डॉट टी के मैग्नीट्यूड का क्यूब। न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर हमारे पास ए बी आया है, और डिनोमिनेटर में जो गैमा डॉट टी का मैग्नीट्यूड है, गैमा डॉट टी का मैग्नीट्यूड हमने सॉल्व किया था, आया था a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी का स्क्वायर रूट। तो यहाँ लिख लेते हैं a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे इसका क्यूब भी मौजूद है। यही हमारे पास कर्वेचर का आंसर आ गया। कर्वेचर का आंसर आ गया ए बी ओवर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, और इस सारे की पावर 3/2। अब हमने मालूम करना है कि कर्वेचर किस टी के लिए मैक्सिमम है और किस टी के लिए मिनिमम है, और उस टी से हमने कर्व के ऊपर गैमा ऑफ टी यानी कर्व के ऊपर पॉइंट मालूम करने हैं। हमें टी की वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए ये कर्वेचर मैक्सिमम और मिनिमम है। कर्वेचर इस वक्त एक फंक्शन है टी का, और मुझे टी की वो वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए ये फंक्शन मैक्सिमम है और जिसके लिए ये फंक्शन मिनिमम है। याद है, अगर हमें किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ ढूंढनी हो तो क्या तरीका होता है? किसी भी फंक्शन की अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ ढूंढनी हो तो जो मेथड हम अडॉप्ट करते हैं, अगर फ़र्ज़ करें फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करते हैं, उस फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट मालूम करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव मालूम करते हैं, उसमें वो वाले पॉइंट्स पुट करते हैं। फ़र्ज़ करें अगर ए और बी आया है तो वो पुट करके अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो हम कहते हैं फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, पॉजिटिव आए तो हम कहते हैं मिनिमम है। लेकिन ये सारा प्रोसेस इसके लिए करना है अगर मैं इसको एफ ऑफ टी कह लूँ, लेकिन वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। यहाँ गैस वर्क से भी काम हो सकता है। यहाँ डिनोमिनेटर में देखें टी के बस 2 फंक्शंस हैं, कॉज और साइन।
ये भी अगर रिड्यूस करके दोनों को कॉज बना लिया जाए या दोनों को साइन बना लिया जाए तो कॉज या साइन की हमें मैक्सिमम वैल्यू भी पता होती है और मिनिमम वैल्यू भी पता होती है, तो उसकी मदद से हमारे लिए कर्वेचर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ढूंढना भी आसान है। तो मैं गैस वर्क करने लगा हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर को भी साइन स्क्वायर में चेंज कर रहा हूँ। कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज करने के लिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी वाली टर्म तो एज इट इज़ प्लस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर की जगह हमने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और इस सारे की पावर 3/2। इस गैमा ऑफ टी की मुझे ज़रूरत पेश आएगी क्योंकि मुझे मालूम करने हैं पॉइंट। मैं इसको नोट कर रहा हूँ और बाद में यूज़ करूँगा। यहाँ पे नोट कर रहा हूँ इस गैमा ऑफ टी को मैं, कि गैमा ऑफ टी जो है वो इक्वल है किसके, ए कॉस टी और बी साइन टी के। और इसको मैं नंबर दे लेता हूँ 1 का। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, अंदर मल्टीप्लाई कर लें। कर्वेचर का आंसर आ गया मेरे पास ए बी ओवर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, और इस सारे की पावर 3/2। आप चाहें तो इन दोनों टर्म्स में से साइन स्क्वायर कॉमन ले लें। न्यूमरेटर में तो ए बी एज इट इज़, डिनोमिनेटर में इन दो टर्म्स में से साइन स्क्वायर कॉमन आने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर, और इस सारे की पावर 3/2। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। अब यहीं पे से हमने गैस करना है कि कब कर्वेचर मैक्सिमम है, कब कर्वेचर मिनिमम है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू हमें मालूम है 1 होती है, मिनिमम वैल्यू मालूम है -1 होती है। साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, और वही डिसाइड करेगी कि कर्वेचर कब मैक्सिमम है कब मिनिमम है। ये जिस टर्म में साइन स्क्वायर इन्वॉल्व है, सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लें कि ये टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुई तो इसके बढ़ने से जवाब कम हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव हुई तो इसके बढ़ने से जवाब बढ़ जाएगा। तो चूंकि ए और बी की रिलेशन उसने गिवन थी कि ए ग्रेटर देन बी है, इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर जो है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, क्योंकि साइन स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो सकता है, नेगेटिव बहरहाल नहीं है। यानी हमें कंफर्म हो गया कि ये वाली टर्म जो है वो नेगेटिव नहीं है। अब अगर नेगेटिव नहीं है तो ये बढ़ जाएगी तो निचला जवाब बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगी तो डिनोमिनेटर वाला जवाब कम हो जाएगा। अब अगर ये मैक्सिमम हो गई, डिनोमिनेटर वाला जवाब मैक्सिमम हो जाएगा, नीचे नंबर बड़ा आ जाए तो जवाब छोटा हो जाता है। ये मिनिमम हो गई तो डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन मिनिमम हो जाएगी, और नीचे वाला नंबर मिनिमम हो जाए तो जवाब मैक्सिमम हो जाता है। आप कह सकते हैं कर्वेचर इज मैक्सिमम अगर डिनोमिनेटर मिनिमम हो, डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म मिनिमम हो, यानी साइन स्क्वायर टी इज मिनिमम। और साइन स्क्वायर टी मिनिमम क्या है, आप कह सकते हैं कर्वेचर इज मैक्सिमम अगर साइन स्क्वायर टी जो है वो 0 हो जाए, या कह लें साइन टी 0 हो जाए। और साइन 0 कब होता है, टी की वैल्यू 0 के लिए, पाई के लिए, और इस तरह से आप इन्फिनिट वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। लेकिन हमें इन्फिनिट वैल्यूज़ मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज़ पे यही पॉइंट्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। हमारे पास गो के मैंने इंटरवल -∞ से इन्फिनिटी लिया है, लेकिन 0 से 2 पाई का इंटरवल लेने पे पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, एलिप्स के सारे पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। और कर्वेचर इज मिनिमम अगर ये वाली टर्म मैक्सिमम हो जाए, और इस टर्म में मैक्सिमम बेसिकली साइन स्क्वायर टी मैक्सिमम हो जाए। साइन स्क्वायर टी इज मैक्सिमम। कर्वेचर मिनिमम होगा अगर ये मैक्सिमम हो जाए और इसमें साइन स्क्वायर टी मैक्सिमम हो जाए। आप कह सकते हैं
कर्वेचर इज़ मिनिमम अगर हमारे पास साइन स्क्वायर टी मैक्सिमम हो जाए, और साइन स्क्वायर टी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, और 1 होने का मतलब है साइन टी की वैल्यू स्क्वायर रूट लेने पे प्लस माइनस 1 हो सकती है, और साइन टी 1 होता है टी की वैल्यू π/2 के लिए, और -1 होता है टी की वैल्यू 3π/2 के लिए। तो हमें वो टी की वैल्यूज़ मिल गई जिनके लिए कर्वेचर मैक्सिमम है और जिनके लिए कर्वेचर मिनिमम है। तो फाइनल आंसर बनाते हैं, कर्वेचर इज मैक्सिमम इफ टी 0 हो, टी पाई हो। पॉइंट मालूम करना है, ये वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 1 में गैमा ऑफ 0 आ गया हमारे पास, टी की जगह 0 पुट करें, ये मैंने लिखी हुई है एक्सप्रेशन, a cos 0 और b sin 0। cos 0 1, sin 0 0, a और 0। और दूसरा पॉइंट t की वैल्यू पाई, a cos पाई और b sin पाई। cos पाई की वैल्यू -1 तो -a, sin पाई की वैल्यू 0 तो 0। ये दो वो पॉइंट्स आ गए जिन पॉइंट्स पे कर्वेचर मैक्सिमम है। इस तरह बाकी दो t की वैल्यूज से वो पॉइंट मालूम करते हैं जहाँ कर्वेचर मिनिमम है। तो कर्वेचर इज मिनिमम कब, अगर t की वैल्यू हो हमारे पास π/2 और t की वैल्यू हो 3π/2, और हमें मालूम करना है कर्व पे पॉइंट, t की वैल्यू ये 1 में पुट कर लेते हैं। तो गैमा π/2 a cos π/2 और b sin π/2। cos π/2 0 होता है, sin π/2 1 होता है, तो 0 और b। और दूसरा पॉइंट पुट कर लेते हैं 3π/2 वाला, a cos 3π/2 और b sin 3π/2। cos 3π/2 भी 0 होता है, sin 3π/2 -1 होता है। तो ये वो दो पॉइंट्स आ गए जहाँ कर्वेचर क्या है, जहाँ कर्वेचर मिनिमम है। ये मिनिमम वाले पॉइंट्स आ गए। तो हमने मालूम कर लिए एलिप्स के ऊपर वो पॉइंट्स जहाँ उसका कर्वेचर मैक्सिमम है, जहाँ उसका कर्वेचर मिनिमम है। ज़रा इस बात को ज्योमेट्रिकली भी देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया है। ये जो एलिप्स हमारे पास थी x² / a² + y² / b² = 1, इसमें a > b था। याद है जब a > b हो तो एलिप्स की शेप किस तरह की होती है, एलिप्स की लंबाई ज़रा x एक्सिस पे होती है और उसकी विड्थ जो है वो y एक्सिस पे होती है। एलिप्स इस तरह की होती है। ये वाला पॉइंट जो है a0 है, ये वाला पॉइंट 0b है, ये वाला पॉइंट -a0 है, और ये वाला पॉइंट एलिप्स के ऊपर 0 और b है। आप यहाँ से इस एलिप्स के x और y इंटरसेप्ट मालूम करके देख सकते हैं। गैस करें कहाँ पे कर्व ज़्यादा बेंड हो रही है और कहाँ पे कर्व कम बेंड हो रही है। कर्व की शेप देख के अंदाज़ा लगता है कि यहाँ पे कर्व ज़्यादा बेंड हो रही है, यहाँ पे कर्वेचर को मैक्सिमम होना चाहिए। इस जगह पे भी कर्व ज़्यादा बेंड हो रही है, यहाँ पे भी कर्वेचर को मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ पे बेंड हो रही है और इस पॉइंट पर लगता है कि कर्व की बेंडिंग सबसे कम है, यहाँ कर्वेचर मिनिमम होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर भी मिनिमम होना चाहिए। और देखें जो हमने कैलकुलेशंस की हैं क्या यही हैं। कहाँ मैक्सिमम आया है, मैक्सिमम आया है a0 और -a0 पे, और हमें भी यही फील हो रहा है कर्व की शेप देख के। मिनिमम आया है 0b और 0 - b पे, कर्व की शेप से भी यही फील हो रहा है। वर्टिसेस पे मैक्सिमम है और कोवर्टिसेस पे मिनिमम है। बहरहाल ज्योमेट्री देखें या ना देखें, क्वेश्चन हमने एनालिटिकली सॉल्व कर लिया है। यही एनालिटिकल फार्मूला ड्राइव करने का बेनिफिट होता है कि आप ज्योमेट्री को देखे बगैर भी कैलकुलेशंस कर लिया करते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं।
हीलिक्स का कर्वेचर मालूम करते हैं। इससे पहले अभी तक हमने जितनी एग्जांपल्स की थी वो सारी प्लेन कर्व्स थी, एलिप्स भी, सर्कल भी, लाइन प्लेन कर्व भी कह सकते हैं। लाइन की वही सेम इक्वेशन जो है वो स्पेस कर्व के लिए भी यूज़ होती है। लाइन स्पेस में हो तो वही इक्वेशन जिसके लिए हमने कैलकुलेशंस की थी, और वही इक्वेशन प्लेन कर्व वाली लाइन के लिए भी हो सकती है। लेकिन हीलिक्स जो है स्पेशली ये किसी भी प्लेन में मौजूद नहीं है, ये एक स्पेस कर्व है, प्योरली स्पेस कर्व है। इस हीलिक्स की जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं वो गैमा ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, बी थीटा है। हीलिक्स किस तरह की कर्व होती है, इसकी शेप कैसी होती है, इसके लिए आप जियोजेब्रा का यूज़ कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ऐसा लिंक भी शेयर कर दूंगा जहाँ पे जियोजेब्रा का एप्लेट होगा, और उस एप्लेट के अंदर आप डिफरेंट चीज़ें चेंज करके हीलिक्स की डिफरेंट शेप्स देख सकते हैं। ए चेंज करके हीलिक्स के ऊपर आने वाले पॉइंट्स देख सकते हैं, हीलिक्स की शेप देख सकते हैं, बी चेंज करने पे क्या चेंज आती है। हीलिक्स एक ऐसी कर्व है जिसकी ये शेप है आपके सामने। ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, ये डॉटेड लाइन बेसिकली सिलेंडर है। आप कह सकते हैं अगर आपके पास एक सिलेंडर हो और उसके ऊपर आप वायर को लपेट दें तो जो वायर लपेटी जाएगी वो हीलिक्स होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास जो है एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर अगर मैं ये वायर लपेट दूं तो ये जो वायर की शेप बन रही है ये मेरे पास हीलिक्स है। थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस के साथ हो सकता है मेरा किसी जगह पे ये गैप कम हो जाए तार लपेटते हुए, किसी जगह ज़्यादा हो जाए, लेकिन हीलिक्स के लिए ये जो स्प्रिंग बनेगा इस स्प्रिंग में हर जगह गैप सेम होगा। इस तरह की हीलिक्स कभी आपने रियल लाइफ में देखी हो। अगर आपके पास बाइक्स हैं तो बाइक्स के शॉक्स के जो स्प्रिंग्स होते हैं वो हीलिक्स ही होते हैं। शॉक्स के स्प्रिंग्स जो हैं वो नज़र आ जाते हैं, बाइक्स के शॉक्स के स्प्रिंग्स नज़र आ जाते हैं। अगर आप अपनी कार्स यूज़ करते हैं तो कार्स के अंदर भी जो शॉक्स होते हैं उनके स्प्रिंग्स भी हीलिक्स ही होते हैं। हीलिक्स के बारे में थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। हीलिक्स की इक्वेशन है ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, बी थीटा। थीटा इसमें पैरामीटर है, ये कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ए और बी ऑब्वियसली इसमें रियल नंबर्स हैं और ये कांस्टेंट्स हैं। अगर हीलिक्स के सिर्फ मैं दो कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, एक्स और वाई की, तो एक्स है ए कॉस थीटा और वाई है ए साइन थीटा। किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? सर्कल के। कौन से सर्कल के? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाले सर्कल के। अगर प्लेन में लिया जाए इस इक्वेशन को तो ये एक सर्कल है, लेकिन अगर इसी इक्वेशन को हम स्पेस में बात करें तो स्पेस के अंदर ये बेसिकली एक सिलेंडर है। ये आपके सामने सिलेंडर है, एक ऐसा सिलेंडर है जिसका रेडियस जो है वो ए है। हीलिक्स जो है बेसिकली जो कर्व बन रही है वो इस सिलेंडर के ऊपर बन रही है। उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हमेशा इस सिलेंडर के ऊपर आ रहे हैं। जी कोऑर्डिनेट जो है वो बी थीटा, वो थीटा के चेंज होने से थोड़ा राइज होता जा रहा है। जैसे जैसे ये कर्व हीलिक्स इस सिलेंडर के ऊपर वायर की जा रही है, इस सिलेंडर के ऊपर ये राउंडिंग कर रही है, ये हीलिक्स थोड़ी सी अप होती जा रही है, इसका जी कोऑर्डिनेट्स अप होता जा रहा है। ये हीलिक्स हमेशा सिलेंडर के ऊपर है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम वैसे ही हीलिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि हीलिक्स बेसिकली किस तरह की शेप है। जो काम हमारा प्रैक्टिकली है वो हमने हीलिक्स का कर्वेचर मालूम करना है। लेकिन ये जो सारी इन्फॉर्मेशन हम स्टडी कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हीलिक्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और इस दफ़ा चांसेस ये हैं कि आपका पेपर जो है वो अगर एमसीक्यू होगा तो ये एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ सकते हैं। हीलिक्स में ज़रा गौर करें, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 लूँ तो हीलिक्स के ऊपर जो मेरे पास पॉइंट आ रहा है वो क्या है? वो पॉइंट है ए कॉस 0 1 हो गया, ए साइन 0 0 हो गया, तो ये 0, और बी 0 यानी 0, ए 0 0, ये वाला पॉइंट हीलिक्स के ऊपर आ रहा है ए 0 0। और अगर मैं थीटा की वैल्यू 2 पाई लूँ
तो मेरे पास हीलिक्स पे पॉइंट आ रहा है, तो cos 2 पाई 1 यानी ये a आ गया, sin 2 पाई 0, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया b, और थीटा की जगह 2 पाई। बेसिकली हीलिक्स के ऊपर ये वाला पॉइंट आ गया, कौन सा, a 0 और 2 पाई b। थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई तक चेंज की तो हीलिक्स ने पूरा एक राउंड ले लिया। 0 से 2 पाई अगर आप थीटा की वैल्यू चेंज करते हैं तो हीलिक्स क्या कर लेती है, 1 राउंड्स अबाउट सिलेंडर। सिलेंडर के राउंड पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगा लेती है, पूरा एक सर्कल लगा लेती है। इसी तरह 2 पाई से 4 पाई लें, फिर एक चक्कर लग जाएगा। -2 पाई से 0 के दरमियान ये निचली साइड पर भी एक चक्कर लग जाएगा। यानी जब भी आप थीटा को इंक्रीज करेंगे 2 पाई, तो हीलिक्स जो है वो इस सिलेंडर के गिर्द पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेगी, पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेगी। 0 से 2 पाई या कोई से भी 2 पाई के गैप के साथ ये हीलिक्स जो है ये सिलेंडर के गिर्द एक राउंड कंप्लीट कर लेती है। जब इसने एक राउंड कंप्लीट किया तो यहाँ पर ये इसकी हाइट चेंज हो गई। यहाँ z कोऑर्डिनेट कितना था, 0, यहाँ हाइट कितनी हो गई, 2 पाई b। यानी पूरा एक राउंड कंप्लीट करते हुए इसकी हाइट में कितनी चेंज आ गई, 2 पाई b की चेंज आ गई। मज़ीद चेंज करेंगे तो मज़ीद ऊपर 2 पाई b हो जाएगी। हो सकता है a और b नेगेटिव हो, उसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन जो चेंज है इन हाइट, हीलिक्स की हाइट में जो चेंज है वो 2 पाई b का मॉडुलस आएगी हमेशा इन 1 राउंड। जब भी हीलिक्स एक राउंड कंप्लीट करेगी सिलेंडर के अराउंड तो हीलिक्स की हाइट में कितनी चेंज आ जाएगी, 2 पाई b मॉडुलस। हम इसको कहते हैं ये हीलिक्स की पिच है। क्या है, पिच है हीलिक्स की। हीलिक्स की पिच क्या है, जितना हीलिक्स एक राउंड में हाइट गेन कर लेती है, जितनी हाइट हीलिक्स गेन कर लेती है एक राउंड में, उस हाइट को हम हीलिक्स की पिच कहते हैं। ये हीलिक्स किसके ऊपर लाई कर रही है, एक सिलेंडर के ऊपर। कैसे सिलेंडर के ऊपर, जिस सिलेंडर का रेडियस a है, इस रेडियस a को हम हीलिक्स का भी रेडियस कहते हैं, या कह लें a के मॉडुलस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ हीलिक्स। ये हीलिक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस थी, कुछ और इंफॉर्मेशन भी देखते हैं। कितना बेंड कर रही है, बेंडिंग किससे गैस करते हैं, टेंजेंट से। अगर मैं हीलिक्स के फ़र्ज़ करें इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करूं तो हीलिक्स इससे इतना बेंड कर गई है। अगर इस एंगल को मैं थीटा कहूं तो बेसिकली यही थीटा इन पैरामेट्रिक इक्वेशंस में मौजूद है। किसी भी पॉइंट पर जब आप इसका टेंजेंट स्केच करेंगे तो जो एंगल बनेगा इसका टर्न करने वाला एंगल वो हमेशा थीटा ही बनेगा। ये हमेशा एक जितना बेंड कर रही है, एक जितना टर्न कर रही है। फील ये होता है कि ये जो हीलिक्स है, ये हीलिक्स का कर्वेचर कांस्टेंट है। आप इसको राइट सर्कुलर हीलिक्स भी कह लेते हैं। इसका कर्वेचर क्या है, कांस्टेंट है। अब कैलकुलेशंस करते हैं कर्वेचर की और देखते हैं क्या वाकई ही ऐसा है या नहीं है। हमने देखा कि हीलिक्स कैसी कर्व होती है। हीलिक्स का कर्वेचर कैलकुलेट करते हैं। कर्वेचर कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव्स मालूम करने हैं। यहाँ पे पैरामीटर थीटा है तो यहाँ पे जो डॉट होगा वो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। इसको डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, गैमा डॉट थीटा। ए कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव, माइनस साइन थीटा। सेकंड कोऑर्डिनेट में ए कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा। थर्ड कोऑर्डिनेट में बी कांस्टेंट, थीटा का डेरिवेटिव 1। ये हमारे पास गैमा डॉट थीटा आ गया। हमें इसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, नाम कैलकुलेट कर लें। एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई का स्क्वायर
ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस जी का स्क्वेयर बी स्क्वेयर और इस सारे का स्क्वेयर रूट। फर्स्ट टू टर्म्स में से ए स्क्वेयर कॉमन, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा और प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो गैमा डॉट थीटा का नाम आ गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। इसकी हमें ज़रूरत पेश आएगी और सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। डिफरेंशिएट किया इसे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं गैमा डबल डॉट थीटा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में माइनस ए कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। सेकंड कोऑर्डिनेट में ए कांस्टेंट है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। और थर्ड कोऑर्डिनेट में बी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। गैमा डबल डॉट आ गया। कर्वेचर का फार्मूला, उसके लिए हमें गैमा डबल डॉट और गैमा डॉट का क्रॉस प्रोडक्ट हल करना है। तो गैमा डबल डॉट थीटा और गैमा डॉट थीटा का क्रॉस प्रोडक्ट फार्मूला आपको याद है, आई जे और के डिटर्मिनेंट में गैमा डबल डॉट का एक्स कंपोनेंट माइनस ए कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट माइनस ए साइन थीटा और जी कंपोनेंट 0। और गैमा डॉट के कंपोनेंट्स माइनस ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा और बी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। आई कंपोनेंट के साथ आ गया माइनस ए बी साइन थीटा माइनस 0, माइनस जे के साथ आ गया माइनस ए बी कॉस थीटा माइनस 0 और प्लस के इंटू के साथ आ जाएगा इन दो का प्रोडक्ट माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस फार्मूले का इन दोनों का प्रोडक्ट ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। मुझे मालूम करना है फार्मूले के लिए इसका मैग्नीट्यूड, इसका नॉर्म, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर ये बनेगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस वाई का स्क्वायर ये बनेगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस जी का स्क्वायर। जी का स्क्वायर लेंगे, ए स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ये जी कोऑर्डिनेट आ गया और हमें लेना है इसका स्क्वायर और फिर सारे का स्क्वायर रूट। कैलकुलेट कर रहे हैं ये नॉर्म और इसकी मदद से हम कैलकुलेट करेंगे कर्वेचर। फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन और अंदर रह गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। लास्ट टर्म में ए स्क्वायर का स्क्वायर ए 4 हो गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया और उसका स्क्वायर 1 ही रहा। फर्स्ट टर्म में भी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए 4 और इसका स्क्वायर रूट। आप चाहें तो इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे, ए आ जाएगा और मैं इस दफ़ा ए का मॉडुलस लिख रहा हूँ और स्क्वायर रूट के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्यों मॉडुलस लिख रहा हूँ, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ए कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। पिछली दफ़ा एलिप्स के क्वेश्चन में मैंने ए के स्क्वायर रूट को ए लिख लिया था, वहाँ गिवन था कि ए जो है वो पॉजिटिव है। बहरहाल मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि इस दफ़ा ए के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट सॉल्व करके मैंने ए मॉडुलस लिख लिया है। ये मेरे पास गैमा डबल डॉट क्रॉस गैमा डॉट का मैग्नीट्यूड आ गया। कर्वेचर का फार्मूला हमें याद है, गैमा डबल डॉट, पैरामीटर इस वक्त टी नहीं थीटा है, गैमा डबल डॉट थीटा क्रॉस गैमा डॉट थीटा, इसका मैग्नीट्यूड नॉर्म ओवर गैमा डॉट थीटा का नॉर्म और उसका क्यूब। न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर हमारे पास आया है ए मॉडुलस और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और डिनोमिनेटर में जो गैमा डॉट है, गैमा डॉट का आंसर आया था डिनोमिनेटर में
गामा डॉट का मैग्नीट्यूड इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे इसकी पावर है हमारे पास 3। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर स्क्वायर रूट की पावर 1 है, नीचे स्क्वायर रूट का क्यूब है, इसमें से पावर ऊपर वाली माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर में रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट की पावर 2, और स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा ए मॉडुलस ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास कर्वेचर का आंसर आ गया। और आप देख रहे हैं इस आंसर में कहीं थीटा इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब है जो हीलिक्स कर्व है इसका कर्वेचर हमेशा कांस्टेंट है। हमने देखा है हीलिक्स को, स्टडी किया है हीलिक्स क्या होती है, और हीलिक्स का कर्वेचर फाइंड आउट किया है। इसी के बारे में कुछ और बातें छोटी छोटी सी नोट करना चाहते हैं, देखते हैं वो बातें क्या हैं। ये जो मेरे पास कर्वेचर आया है ए मॉडुलस ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं हीलिक्स के अंदर ये अज्यूम कर लूँ कि जो ए है उसकी वैल्यू 0 है और बी नॉन ज़ीरो है, तो बेसिकली मेरे पास जो हीलिक्स है गैमा ऑफ थीटा, ए को 0 लेंगे, ये दोनों कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, 0 0 और बी थीटा, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। हीलिक्स क्या बन जाएगी? स्ट्रेट लाइन। ना सिर्फ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी बल्कि ख़ास स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, जी एक्सिस हो जाएगा, सिर्फ जी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स और वाई हमेशा 0 हैं तो जी एक्सिस बन जाएगा। अगर ये कर्व हीलिक्स जो है ए को 0 लेने से स्ट्रेट लाइन बन गई है तो इसका कर्वेचर भी स्ट्रेट लाइन वाला आना चाहिए 0। इस कर्वेचर से देखते हैं, ए को 0 पुट करें तो 0 ओवर 0 प्लस बी का स्क्वायर, और कितना आंसर आ गया? 0। हाँ, वाकई ही इसका कर्वेचर भी 0 ही है। और अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ए नॉन ज़ीरो है और बी 0 है, तो फिर हमारे पास जो हीलिक्स है वो क्या बन जाएगी? ए नॉन ज़ीरो है, ए कॉस थीटा, ए नॉन ज़ीरो है, ए साइन थीटा, बी 0 है, ये 0 हो गया। और याद है ये किसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है? अगर आप जी को भूल जाएं तो ये सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन हैं, ऐसे सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशंस जिसका रेडियस ए है और सेंटर 0 0 है। रेडियस जो है वो ए है या ए का मॉडुलस है, क्योंकि हमें नहीं पता ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। और सेंटर क्या है? इसका सेंटर 0 0 है। अब इसका कर्वेचर कितना निकलना चाहिए? हमें मालूम था, हमने निकाला था रेडियस आर वाले सर्कल का कर्वेचर 1 ओवर आर। तो देखते हैं इसका क्या निकलता है। यहाँ पे ये जो कर्वेचर का फार्मूला है इसमें b की जगह 0 पुट करें तो a मॉडुलस ओवर ए स्क्वायर और b की जगह 0 आ गया। a मॉडुलस डिनोमिनेटर वाले a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a मॉडुलस का स्क्वायर, और एक a मॉडुलस कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर a मॉडुलस, यानी 1 ओवर रेडियस। सर्कल का कर्वेचर भी यही आया था। तो हीलिक्स के हमने स्पेशल केसेस किए हैं कि हीलिक्स में a और b अगर नॉन ज़ीरो ना हो, कोई एक 0 हो, अगर a 0 हो और b नॉन ज़ीरो हो तो हीलिक्स स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन वाला कर्वेचर ही निकल आता है जो हमने यहाँ से कर्वेचर निकाला था हीलिक्स के लिए। और अगर a नॉन ज़ीरो हो और b 0 हो तो हीलिक्स बेसिकली सर्कल बन जाती है, या कह लें ये वाली पैरामेट्रिक इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और इसका इस फार्मूले से हमने कर्वेचर निकाला है तो वही आया जो सर्कल का कर्वेचर होता है। और अगर फ़र्ज़ करें हीलिक्स में a और b दोनों 0 हो जाएं, a भी 0 b भी 0, तो 0 0 0, तो बेसिकली ये हीलिक्स उस सूरत में सिर्फ एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी। अगर इनमें से कोई एक 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाएं, दोनों 0 हो जाएं तो ये हीलिक्स पॉइंट है। दो में से a 0 हो जाए और b नॉन ज़ीरो हो तो ये एक पैरामेट्रिक इक्वेशंस किसकी हैं? ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस एक स्ट्रेट लाइन की हैं। अगर a 0 नहीं है और b 0 है तो फिर ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस एक सर्कल की हैं। तो हमने स्टडी किया है कि हीलिक्स क्या है और फिर हमने हीलिक्स का कर्वेचर मालूम किया है। आज के लिए इतना ही।